Hello student, welcome to Easy Your Study. I am with you Abhinandan Kumar Jha. In this class I am going to start the new topic, that is thermal expansion. In the previous class I have given you the introduction about what is heat and temperature and how exactly you are going to measure the temperature scale, what are the different substances that is being used, that you have seen it. If you haven't seen this lecture, please watch the video, link is given in the description. Now, in today's class, we'll learn about thermal expansion, right? So, first of all, we'll understand that what is the thermal expansion, the definition, what is the meaning. Then, we'll also learn about some of the properties, some of the substances and their thermal expansion, linear expansion, and then the coefficient of volume expansion as well. We'll also learn in this lecture that anomalous behavior of water in between 0 to 4 degrees Celsius. So, really it is an interesting lecture. इस पे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे आप अंत में, और इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, इतना मैं एश्योर करता हूं, क्योंकि इस लेक्चर में मैं एनसीईआरटी और एचसीवी का दोनों का कंबाइंड थ्योरी आपको देने वाला हूं। तो यहाँ देखने के बाद आपको ज़्यादा एफर्ट लगने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचता है, तो आप प्रॉब्लम करिए, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने लेवल को इंक्रीज़ करिए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। लिखेंगे दैट इज द थर्मल एक्सपेंशन देखो जैसा इसका नाम है बिल्कुल वैसा ही काम है, यानी थर्मली एक्सपैंड हो रहा है। इन जनरल इफ यू हीट अ सब्सटेंस, अगर किसी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उसका लेंथ इंक्रीज होता है। तो मैंने जब कहा कि लेंथ इंक्रीज होता है, तो आप सोचोगे कि सर उसका विड्थ क्या होगा? विड्थ नहीं चेंज होगा, विड्थ भी चेंज होगा। तो अगर लेंथ में चेंज होगा, लेंथ में एक्सपेंशन होगा, या फिर उसके पूरे एरिया में हो सकता है चेंजेस, या फिर वो ऑब्जेक्ट है 3 डायमेंशनल, तो उसके पूरे वॉल्यूम में चेंजेस हो सकता है। तो हम यहां पर देखेंगे लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। जैसा कि यहां देखिए, अगर मेरे पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, मैं यहां पर बना रहा हूं, इसका ओरिजिनल लेंथ L था, इसका ओरिजिनल लेंथ L है, और मैंने इसको हीट किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया सम डेल्टा T से, तो इसका लेंथ बढ़ेगा, इसका डायमीटर भी चेंज हो सकता है। नॉर्मली मैं यहां पर सिर्फ लेंथ एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं कि मुझे लेंथ बढ़ाना है। तो अब ये यहां से यहां तक इतना बढ़ चुका है। मान लीजिए कि ये थोड़ा मैं बड़ा बना के दिखाता हूं कि अब वो यहां आ गया है, ये डेल्टा L है। मैंने ये कहा कि पहले ये L था, अब ये इतना से बढ़ गया। आप बोलोगे सर इधर ही क्यों बढ़ा, इधर नहीं बढ़ेगा क्या? इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ा लो, इधर भी बढ़ा लेते हैं, एक तरफ भी बढ़ाओ, दोनों तरफ बढ़ा लो। अगर ये खुला है तो हम चाहे तो इसको रोक भी सकते हैं, हम चाहे तो इसको रोक भी सकते हैं, ठीक है, डेल्टा L से। या फिर हम एक तरफ भी कह सकते हैं, एक तरफ यहां पर मान लो कि कोई सपोर्ट दे दिया, तो अब इसके एक्सपेंशन को, इस तरह के एक्सपेंशन जिसमें कोई सपोर्ट नहीं होता, उसको हम फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। हियर द एक्सपेंशन आर बीइंग अलाउड, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहां पर अगर मानो कोई वाल दे दिया ऐसा, तो अब ये इधर की तरफ ही बढ़ेगा, इधर नहीं बढ़ेगा। हम ये मान के चलें कि इधर भी बढ़ा, इधर भी बढ़ा, आप एक भी मान सकते हो। अगर ये फ्रीली एक्सपेंशन है तो इट कैन एक्सपेंडेड बोथ साइड। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि एक तरफ मैंने इसके एक्सपेंशन को रोक दिया है, तो यहां पर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी इस बार में, इस लेंथ में। ये ऑब्जेक्ट जो है, ये अगर मैं कह रहा हूं कि एक बार है, तो इसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे, इसके जो मटेरियल्स हैं वो इसके अपोज करेंगे। सो हियर विल सी दैट कि इसके मटेरियल्स इसको अपोज करेंगे, द रेजिस्टिंग फोर्स विल डेवलप, एंड बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टिंग फोर्स ए थर्मल स्ट्रेस विल बी जनरेटेड इन द ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मली जब हम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ते हैं तो फ्री एक्सपेंशन में तो बढ़ेगा, लेकिन एक दूसरा केस भी यहीं पर है कि मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को दोनों तरफ से एक रिजिड सपोर्ट से बंद कर देता तो क्या होता? तो
अब इसका लेंथ तो हम बढ़ने नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस रॉड को हीट करके इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सम डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया टेम्परेचर, चेंज कर दिया। पहले मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस पे था, मान लीजिए आपका रूम टेम्परेचर 30 पे भी हो सकता है, तो उससे हमने 20 डिग्री सेल्सियस हीट देके इसको बढ़ा दिया। नाउ इट्स लेंथ विल नॉट इंक्रीज, अब इसका लेंथ इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि हमने दोनों तरफ सपोर्ट लगा दिया। अब क्या होता है, इसके अंदर एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा, इसके अंदर that resisting force per unit area is called as the stress, and here it is because of the temperature, that's why it is called as the thermal stress. So stress is generated because of the resisting force per unit area. ये डिफरेंस है, resisting force per unit area. Now the question is that ये हमारा thermal stress होगा यहां पर। हालांकि किसी भी स्ट्रेस का डेफिनेशन यही होता है, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर इसका यूनिट देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। हालांकि बच्चा इसको देख के कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये तो प्रेशर का भी होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस, ठीक है। व्हेन आई से दैट प्रेशर, इट इज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सबस्टेंस पर यूनिट एरिया। व्हेन आई से स्ट्रेस, it is because of the internal resisting force. Why it has been developed? Because of the external force acting on the substance. क्योंकि इस पे वो हो सकता है कि कोई फोर्स लग रहा है या फिर कोई टेम्परेचर चेंज की वजह से इसको एक्सपेंशन को रोका गया है, इसको बढ़ने नहीं दिया गया है, तो इसने भी अपोज किया है। वो एक रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय, तो ये इंटरनल होता है। इसके क्रॉस सेक्शन को कट करके हम अंदर जाके ही देख सकते हैं, बाहर से कुछ विजुलाइज नहीं कर सकते। तो हालांकि आप पढ़ोगे आगे जाके थोड़ा सा, और जब आप मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, जब इलास्टिक प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें आप और डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन मैंने यहां पर बता दिया कि ये केस भी हो सकता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन में, और इस तरह से अगर लेंथ के अलोंग एक्सपेंशन हो रहा है तो उसको कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। क्या कहते हैं? ये जो केस है ये लीनियर एक्सपेंशन का है, लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। लेकिन अब बच्चा सोचता है कि सर अगर लेंथ के अलोंग ही हमेशा एक्सपेंशन होगा क्या? अगर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा विड्थ के अलोंग नहीं होगा क्या? हाँ, यस ऑफ कोर्स देयर मे बी द पॉसिबिलिटी दैट द चेंजेस इन द एरिया एज वेल। अगर एरिया के अंदर चेंजेस होता है टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, तो उसको कहते हैं एरिया एक्सपेंशन। लिखेंगे जैसा कि मैंने यहां पर एक बोर्ड पे बनाता हूं, एक सैंपल एरिया, एक 2 डायमेंशनल सरफेस में बना रहा हूं जो एक प्लेन पे होगा, इस वाल पे इस तरह से छोटा सा बनाया मैंने। अब आप इसको हिट कर रहे हो और मान लो कि आपने डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब मैं कहता हूं डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका मतलब होता है कि अगर पहले वो 40 डिग्री सेल्सियस पे था तो अब वो 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, 45, कुछ भी आपने बढ़ाया है, चेंजेस किया है, फाइनल माइनस इनिशियल, वो डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस है। अब अगर चेंज किया है तो इसके ओवरऑल एरिया में अगर हम चेंज देखें, मान लीजिए कि अब ये बढ़ गया है इस तरह से, अब ये बढ़ गया है, इसका लेंथ चारों तरफ से ये बढ़ गया। क्यों बढ़ा ये? क्योंकि टेम्परेचर दे रहे हो तो एक्सपैंड करेगा, राइट। इन जनरली टेम्परेचर इंक्रीजेस तो ये एक्सपैंड होता है। और एक्सपेंड क्या होता है? आप कई बच्चा सोचता है कि सर एक्सपेंड क्या होता है। आपने बहुत सारे ऐसे थर्मल प्रॉपर्टीज देखे होंगे, ऐसा बहुत तरह का एक्सपेंशन आपने देखा होगा डे टू डे लाइफ में। कभी पाइप फिटिंग का केस देखा है आपने? अगर एक पाइप को दूसरे के ऊपर फिट करना होता है कई बार, और हमें टाइटली फिट करना है, तो एक मेथड क्या होता है कि जो हमारा थर्मोप्लास्टिक है हम उसको थोड़ा सा हिट कर देते हैं। जैसे हिट होगा तो उसका डायमेंशन, क्योंकि उसमें एक्सपेंशन हो गया, डायमेंशन बढ़ गया। अब आप छोटे वाले पाइप एक बार फंसा दो, ठंडा होगा, जब उसका टेम्परेचर कम होगा तो ऑफकोर्स वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन के आने की तरफ आने की कोशिश करेगा, उसका लेंथ कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हुआ है तो वो फिट बैठ जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कार्ट व्हील। कार्ट व्हील के ऊपर जो पहले टमटम गाड़ियाँ होती थी, और या फिर आपने देखा होगा कभी बुलोक कार्ट भी देखा होगा, उसके व्हील के ऊपर लकड़ी का व्हील होता था, उसके चारों तरफ एक लोहे का रिम होता है। वो रिम कैसे टाइटली फिट किया जाता था, तो उसको जो ब्लैक स्मिथ है, लुहार है, वो उसके हिट करके उसके डायमीटर को बढ़ा देता था। जब हिट हो गया तो टेम्परेचर उसका बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से उसमें एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन होने से उसकी लेंथ साइड ओवरऑल डायमीटर बढ़ गया। अब
हम उसको आसानी से उसके ऊपर फिट कर देंगे, फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दो, वो आसानी से बैठ जाएगा, राइट। तो ये लोगों को पता हो ना हो थर्मल एक्सपेंशन क्या है, लेकिन ये सदियों से चलता आ रहा था। लेकिन अब हम इसको पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि अगर लेंथ के अलॉन्ग एक्सपेंशन होगा तो लीनियर एक्सपेंशन होगा, लेकिन एक्सपेंशन तभी होगा जब इसको आप रोके नहीं। अगर आप रोक देंगे तो स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा और वो थर्मल स्ट्रेस में आ जाता है कैटेगरी में, ठीक है। तो थर्मल स्ट्रेस भी हम निकालते हैं, इसका एक फार्मूला होता है, इस समय अपने सिलेबस में नहीं है, हालांकि एनसीईआरटी ने इस बात का जिक्र किया है, मैंने यहाँ कर दिया है, ठीक है। और डिटेल में हम देखेंगे इसको, मैं और थोड़ा सा बाद में बताने वाला हूँ इस स्ट्रेस वाले पोर्शंस को। लेकिन अभी हम सब समझ रहे हैं कि ये जो एक्सपेंशन हो रहा है वो फ्री एक्सपेंशन है, आप इसको अलाउ कर रहे हो फैलने के लिए, ठीक है। जिसमें स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, जो चेंजेस हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अब यहां पर ओवरऑल एरिया में हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं एरिया एक्सपेंशन। तो ये हमारा चूंकि एरिया में हो रहा है इसलिए हम इसको कह रहे हैं एरिया एक्सपेंशन। अब एक बच्चा पूछता है कि सर एरिया में होगा वॉल्यूम में नहीं होगा क्या? यार ऑफ कोर्स डेफिनेटली वॉल्यूम में भी एक्सपेंशन होगा। अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा तो उसको क्या कहेंगे? देखिए, अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा तो हमें एक ऐसा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये देखिए मैं आपके लिए बना रहा हूं। बोलोगे सर ये 3 डायमेंशनल कहां से है? अरे नहीं, पूरा बना नहीं है, अभी पूरा बना देता। वो हो सकता है कि क्यूबाइड हो, वो हो सकता है कि क्यूबाइड हो, वो हो सकता है कि क्यूब हो। ठीक है, इस तरह से हमने एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लिया है, जैसे कि अपना घर। जिस घर में आप बैठे हो, तो घर में कहीं हो, असल में तो बाहर हो, छत पे बैठा हो, तब घर में जाओगे तब देख लेना, ठीक है। तो अब इसका अगर हम देखेंगे कि ये 3 डायमेंशनल है, इसके पूरे वॉल्यूम में भी चेंज हो सकता है। अगर इसके टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया तो अब इसके टेम्परेचर को भी अगर हमने इंक्रीज किया ΔT डिग्री सेल्सियस से, तो इसके अंदर भी चेंजेस हो जाएगा। और ये जो चेंजेस होगा, अब इसका ये भी बढ़ेगा, फिर इसका ये बढ़ेगा, ऐसे मतलब हर तरफ से इसको बढ़ना है। इसको इधर बढ़ना है, इसको इधर बढ़ना है, मतलब जो भी लेंथ है वो पूरा वॉल्यूम में बढ़ रहा है। एक नया सोचो कि इमेजिन करो कि एक नया क्यूबाइड बन रहा है। इसमें मैं अलग से फिगर डाल रहा हूँ, आप देख लेना उसमें, ठीक है, यहाँ पर कि ये किस तरह से चेंज हो रहा है। ये फिगर में आप ना देख लो कि इसमें पूरा ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का अगर वॉल्यूम के अंदर चेंज होता है, ये कोई 3D वॉल्यूम है, 3D ऑब्जेक्ट है, इसका कोई वॉल्यूम होगा और इसमें जो चेंजेस होंगे टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो एक्सपेंशन होगा उसको हम कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब क्वेश्चन है ना इससे कि लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब हो क्या रहा है, ध्यान से देखेंगे। यहां पर उसका लेंथ ओरिजिनल L था, अब वो ΔL से चेंज हो गया, मतलब उसका लेंथ जो है इंक्रीज हुआ है। हम बात करें थर्मल एक्सपेंशन की, लेंथ क्या हो रहा है, यहां पर इंक्रीज हो रहा है। तो देखा यह गया कि ये जो लेंथ इंक्रीज हो रहा है कब हो रहा है, जब ΔT टेम्परेचर है। तो कोई तो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने से ये लेंथ बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर कम कर दोगे तो फिर से वो उसका जो लेंथ बढ़ा था वो फिर से वापस अपने पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। अब उसका लेंथ पहले से कम हो जाएगा, ये श्योर है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो एक्सपेंड किया, लेकिन टेम्परेचर कम कर देंगे तो क्या होगा भाई, फिर से वापस आएगा कि नहीं आएगा, अपने स्थान पे बैक आएगा। लेकिन ये कोई प्रॉपर्टी जो थी जिसकी वजह से अगर ये प्रॉपर्टी होती ना तब तो कितना भी कर लो ना, इसका मतलब हाँ कितना भी कर लो वो इसका लेंथ बढ़ेगा ही नहीं। टेम्परेचर बढ़ा लो लेंथ नहीं बढ़ेगा। यानी हर सबस्टेंस की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कौन सी सबस्टेंस का थर्मल एक्सपेंशन कितना होता है। हर सबस्टेंस का थर्मल एक्सपेंशन एक जैसा नहीं होता है, ये तो जानते हो। क्यों नहीं होता वो हम देखेंगे। तो यहां पर जब हम कह रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन, तो यहां पर एक प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। नॉर्मली क्या हुआ कि ΔT डिग्री सेल्सियस के लिए हमें यहां पर ΔL, ये जो चेंज इन लेंथ है, ये मिला हुआ है।
जब टेम्परेचर चेंज हुआ डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस, तब हमें मिला डेल्टा एल। तो अब हम देख रहे हैं कि कभी एल भी था, वो कभी वो एल था, यानी ये जो डेल्टा एल है वो हम कह सकते हैं कि ये एल एफ माइनस एल आई होगा, और फिर ये भी टी एफ माइनस टी आई होगा, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, और फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग ये हुआ होगा। तो नॉर्मली लैब में एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, क्योंकि ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं बिना एक्सपेरिमेंट से कोई कंक्लूजन नहीं आती है। यू हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, और आपको मालूम है कि हमारा साइंस का फाउंडेशन इसी पे बना हुआ है, ठीक है। साइंस का जो फाउंडेशन है पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट पे ही तो सारे लॉज लिखे गए हैं। अनलेस यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू कंक्लूड इट? आइदर यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट और डू सम एनालिटिकल स्टडी, ठीक है। सो स्टूडेंट, विल सी इट हियर। हम बात कर रहे हैं कि कोई तो एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से, कोई किताब तो डायरेक्टली लिख देता है डेफिनेशन, यार हमें भी पता है अल्फा इक्वल टू 1/, लेकिन मैं डायरेक्टली वो डेफिनेशन रेडीमेड नहीं दे रहा हूं, और मैं किसी पे क्लेम नहीं करूंगा रेडीमेड डेफिनेशन नहीं देना है, क्योंकि ये चैनल है ईज योर स्टडी। यहां पर आपकी पढ़ाई को आसान किया जाता है, ना कि मुश्किल। देखिए, यहां पर मैं कह रहा हूं कि कोई तो एक प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से ये डेल्टा एल हुआ है तब जब डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस है। तो एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशन करके ये देखा गया और पता चला कि ये जो वेरिएशंस हो रहा है, मतलब मान लो डेल्टा टी 10 डिग्री सेल्सियस है तो डेल्टा एल नोट किया गया, फिर डेल्टा टी 5 डिग्री सेल्सियस है तो डेल्टा एल नोट किया गया, फिर डेल्टा टी सम 100 डिग्री सेल्सियस है तो डेल्टा एल में नोट किया गया। तो देखा गया कि या तो ये जो वेरिएशन है डेल्टा टी और डेल्टा एल का, या तो ये लीनियर हो सकता है, या तो ये लीनियर हो सकता है, या इट मे बी एनी पॉलिनोमियल, जिसको हम नॉन लीनियर बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट से आया जो मैं बता रहा हूं। मुझे भी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा इस थ्योरी को देने के लिए, अगर मैं ओरिजिनली डेवलप कर रहा हूं। और आपको मालूम है कि जो चीजें अभी बताई जा रही है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, वही बताया जा रहा है, ठीक। तो या तो वो लीनियर हो जाएगा। नॉर्मली लीनियर वाला बहुत सारे केसेस थे, बहुत सारे मटेरियल्स जनरली शुरुआती टेम्परेचर पे देखा गया तो लीनियर जो वेरिएशन है वो फॉलो कर रहे हैं। तो लीनियर वेरिएशन फॉलो करता गया तो हमने देखा कि डेल्टा टी डेल्टा एल, तो ये एक साथ तो नहीं हुआ होगा ना, कुछ तो टाइम लगा होगा यहां से यहां तक पहुंचने में। डेल्टा एल ये बढ़ रहा है, आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, एक साथ ही तुरंत एकदम से तो 10 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ा दिया होगा, धीरे धीरे बढ़ाया होगा। अरे भाई, पहले ये मान लो 27 डिग्री सेल्सियस पे था तो एकदम से आप कहां 40 पे पहुंच गए या 37 पे पहुंच गए। यहां जाने के लिए वो 28, 29, 30, 31 ऐसे डिपेंडिंग अपॉन द कौन सी सोर्स से हीट दे रहे हो, ऐसा हुआ होगा। तो यहां पर अगर 27 से 36 डिग्री सेल्सियस तक मुझे जाने के लिए, 10 डिग्री का मैंने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल लिया मैंने, आप 20 डिग्री का भी ले सकते हो, तो वो एकदम से तो नहीं गया होगा। यहां पर ये चेंजेस धीरे धीरे होंगे, अलग अलग टाइम पे हम नोट करते जाएंगे कि टेम्परेचर कितना बढ़ा, फिर डेल्टा एल कितना है, टेम्परेचर कितना बढ़ा, डेल्टा एल कितना है, इस तरह से ये अलग अलग वैल्यूज आई। तो सबसे पहले सोचा गया कि अगर देखूं यहां पर कि ये 20 जो टेम्परेचर चेंजेस आया है अलग अलग टाइम पे ये आया है, तो यहां पर एक टर्म दिया गया एवरेज, यहां पर एक टर्म दिया गया एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और ये प्रोपोर्शनल थे। ये जो थे ये डेल्टा एल और डेल्टा टी ये ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल हो रहे थे। आपको मालूम है ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसी कांस्टेंट को बोला गया था, इस डेल्टा एल को कुछ अल्फा टाइप बोला गया था। अभी इसको हम रहने देते, मैं डोनेट कर रहा हूं, मैं इस एक सिंपल टर्म से यहां बोल रहा हूं, एक डिनोट कर रहा, सॉरी, ये अल्फा और ये डेल्टा टी हो जाएगा, कुछ ऐसा उनको बोला गया था, ठीक है। वो हो सकता है कि वो डेल्टा एल बाई एल भी लिया हो, वो हम देखेंगे बाद में, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व करके देखा गया कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये चेंजेस डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल है, या फिर हो सकता है कि वो डेल्टा एल बाई एल जो है वो प्रोपोर्शनल हो डेल्टा टी के, ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंट से। हम मान लेते हैं कि इसमें से ये हो सकता है या ये हो सकता है, डेफिनेशन बता दूंगा थोड़ी देर में। तो चूंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग लेंथ था, तो यहां पर डिफाइन किया गया कि यहां पर कुछ तो कोफिशिएंट आएगा, चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई तो कोफिशिएंट आएगा। तो इस तरह से वो बोला गया कि भाई डेल्टा एल बाई जो अगर मान लो एल है, मान लो ये मैंने ले रहा हूं, इसका अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो मैथमेटिक्स से पढ़ते आए वो एक कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को यहां अल्फा नाम दिया गया। मैं मान लो तो अल्फा, आप कोई कांस्टेंट है तो जनरली अल्फा नाम दिया गया,
और या के कोई बोल दो और ये कुछ डेल्टा टी हो जाएगा। समझ आ गया? सिंस वी आर टेकिंग द चेंजेस इन द लेंथ, दैट्स व्हाई वी से दैट दिस इज द लीनियर एक्सपेंशन। अंडरस्टूड? तो डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो ये जो टर्म आया था, ये जो डेल्टा एल बाई एल था, चूंकि वो एक अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग था, तो यहां पर जो ये कोफिशिएंट है, ये अल्फा को बोला गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब ये कोफिशिएंट को जो डेफिनेशन ओरिजिनल दी गई, वो ओरिजिनल डेफिनेशन एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। चूंकि मैं बात कर रहा हूं लेंथ की, इसलिए इसको लीनियर एक्सपेंशन बोला गया। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं। तो हमने यहां पर देखा कि ये जो कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन, इसको अल्फा एल कह देते हैं और उसको डिफाइन किया गया एवरेज वैल्यू। एवरेज को नॉर्मली हम बार से दिखाते हैं, अल्फा बार एल से। ठीक है, इसको डिफाइन किया गया यहां से। देखो यहां से अगर हम लेंगे अल्फा की वैल्यू, तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 1 अपॉन डेल्टा टी लिया गया। ठीक है, जो एवरेज वैल्यू है, ये क्या था? ये जो बार दिखाता है, ये बार, ये एवरेज वैल्यू शुरुआत में ली गई, यानी एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये एवरेज वैल्यू ली गई। क्यों ली गई ये भी आप जान चुके हो। डेल्टा एल बाई एल इंटू 1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो इसको सही से अगर हम लिख देंगे तो ये आ जाएगा अल्फा एल की वैल्यू 1 बाई एल इंटू डेल्टा एल बाई टी। ये बोला गया लेंथ के अलाउ चेंजेस होता है। ठीक, अब सवाल उठता है कि सर ये एवरेज तो है, लेकिन अगर किसी इंस्टेंट पे, मान लो जब मैं 27 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना शुरू किया था, अब मैं 28 पे चला गया, 29 पे चला गया, तब क्या होगा? उस समय की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होगी? मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट एट एनी इंस्टेंट, सो वी हैव टू टेक द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो उसके लिए बोला गया कि अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लेना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अगर मुझे लेना पड़ेगा, सो दैट विल बी अ लिमिटिंग वैल्यू। अगर ये जो हमारा चेंज है डेल्टा टी अप्रिशिएबल, मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस है, अगर वो 10 डिग्री सेल्सियस के बजाय हम यहां पर सिर्फ मान लो कि बहुत कम, मतलब मामूली जो डेल्टा टी है नेग्लिजिबल है, चेंजेस टू जीरो है, तो हम किसी इंस्टेंट पे बोल सकते हैं, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एल। अल्फा एल मतलब लीनियर की हम बात कर रहे हैं, इन जनरल हम अल्फा बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी अल्फा एल, अब ये होगा 1 बाई एल इंटू डी एल बाई डी टी। ठीक है, डी एल अगर टेम्परेचर कैपिटल लिख रहे हो तो कैपिटल ही लिखो, डी एल बाई डी टी। और इस समय हम ले रहे हैं हमारा जो लिमिट है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये हम लिमिटिंग वैल्यू ले रहे हैं। उस समय हम ये मान के चल रहे हैं जो हमारा डेल्टा टी है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जीरो नहीं है बट टेंड्स टू जीरो मतलब नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। उस समय की वैल्यू को अल्फा एल को हम 1 बाई एल इंटू या तो डी एल बाई डी टी लिखो या डेल्टा एल बाई, इन जनरल हम ये भी लिखते हैं डेल्टा एल बाई डी टी। अब हम कह सकते हैं, अब हमें इसका मीनिंग भी पता चल गया है, या फिर हम अल्फा एल को मैं यहां लिख देता हूं, इसी के साथ इधर ही लिखता हूं, अल्फा एल इज इक्वल टू ये भी लिख सकता हूं 1 बाई एल डी एल बाई डी टी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वी हैव डिफाइंड। So if you have understood that how exactly it is defined for linear expansion, in the same fashion, in the same manner, we can also introduce for area expansion. So instead of writing alpha L, here we'll write it
ए एल, यहां पर अगर एरिया एक्सपेंशन की बात करेंगे तो 1/L, और यहां पर ए एल के जगह ए कर देंगे, डी ए बाई डी टी कर देंगे, तो एरिया एक्सपेंशन हो जाएगा. इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द वॉल्यूम एक्सपेंशन, वी कैन आल्सो टॉक अबाउट द वॉल्यूम एक्सपेंशन एज वेल. चलिए वो दोनों भी लिख देते हैं. तो ये हमें समझ में आया कि ये लीनियर एक्सपेंशन क्यों आया. और हाँ, याद रहे ये सब क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उसको फ्रीली एक्सपेंड करने दे रहे हो. मैंने ये अज्यूम किया है कि एक डायरेक्शन में डेल्टा एल हुआ है. अब अगर हम एरिया की बात करेंगे एरिया एक्सपेंशन में, तो उसको भी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. अगर एरिया सो विल सी दैट द एरिया एक्सपेंशन का डेफिनेशन क्या होता है. देखिए, एरिया एक्सपेंशन को हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा ए एरिया, और जैसे हमने यहां पर 1/L लिखा था तो 1 बाई एरिया इंटू डेल्टा ए बाय डेल्टा टी. इस तरह से हम एरिया एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं. अब अगर मुझे वॉल्यूम एक्सपेंशन लिखना होगा, इफ आई अंडरस्टूड वन, अरे भाई एक बार अगर लीनियर एक्सपेंशन समझ में आए तो इन द सेम फैशन यू कैन राइट फॉर द एरिया एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन एज वेल. यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, याद नहीं करना. कम से कम एफर्ट में आपकी पढ़ाई को आसान किया जाए, इसलिए तो मैं आया हूं आपके लिए. ठीक है, देखिए यहां पर अगर मैं वॉल्यूम एक्सपेंशन कहूंगा, कुछ लोग कह रहे थे सर छोटा लिख देते हो. ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं. पहले तो वीडियोज में बस, बाकी सारे ठीक है, थोड़ा छोटा लिख देते हो, बड़ा करता हूं. अगर ये भी छोटा है तो और बड़ा करेंगे, बता देना मुझे. तो ये वॉल्यूम एक्सपेंशन है. अब हम अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन को लिखेंगे तो उसको अल्फा वी बोलेंगे, और ये 1/V हो जाएगा इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हो जाएगा. यहां पर वी वेलोसिटी वाला नहीं है भाई, ये वॉल्यूम वाला है. यहां लिख देता हूं, नो कंफ्यूजन एट ऑल. ठीक है, ओनली अंडरस्टैंडिंग. 1/V डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. वी फॉर वॉल्यूम है, वेलोसिटी भी होता है, लेकिन यहां पर नहीं है. तो ये हमने वॉल्यूम एक्सपेंशन सीखा. अब यहां पर क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या ये अल्फा एल और अल्फा वी वगैरह में कोई रिलेशन है क्या? अल्फा एल और अल्फा वी में कोई रिलेशन है? वेदर इट इज रिलेटेड और नॉट, वेदर इट इज रिलेटेड, मुझे बताओ. इफ इट इज रिलेटेड देन हाउ? अल्फा एल इजकल टू अल्फा वी. H.C. वर्मा की किताब पढ़ोगे तो उन्होंने डायरेक्टली लिख दिया है इट कैन बी इजीली डिराइव्ड. अब वो इजीली डिराइव, बच्चा बोले सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे ड्राइव करूं, उन्होंने तो लिख दिया. अब उन्होंने लिख दिया इसलिए तो टीचर की जरूरत पड़ती है. और 11th-12th लेवल पे किताबें ऐसे बहुत जगह लिखी, और भी उनको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है. आज का डिमांड है, अब देख लेना आने वाले दिनों में बहुत ही सिंप्लाई होगा चीजें. तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर अल्फा एल है और ये अल्फा वी है, तो उन्होंने कहा कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन दिस? हाउ एग्जैक्टली विल सी. ये लीनियर एक्सपेंशन है, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन है. लेंथ से हमें वॉल्यूम पे आना है, तो क्या मैं आ सकता हूं? तो उन्होंने बोला कि इट कैन बी इजीली. इसके बीच में एक रिलेशन दिया कि अगर भैया तुम्हें देखना है, अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन देखना है तो वो 3 टाइम्स कुछ ऐसा लीनियर एक्सपेंशन हो जाता है. अल्फा वी इक्वल टू ऐसा लिख दिया. अब बच्चा सर खुजा रहा है, सर ये कैसे आ गया, ये कहां से आ गया? और उन्होंने एक लाइन भी लिखा हुआ है, देख लेना जाके पेज पे, इट कैन बी इजीली डिराइव. अब वो इजीली डेरिवेशन ही नहीं है, तो ये मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि ये कैसे आता है. फाइन. तो यहां पर ये तो मैंने कह दिया अल्फा इजकल टू, हालांकि HCB ने इसको गामा बोला है. ये जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है, इसको उन्होंने गामा नाम दिया है. तो या आप इसको गामा कहो, या मैं अगर एनसीईआरटी ने, ये एनसीईआरटी में है तो मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं और ये डेफिनेशन में अल्फा वी यूज कर रहा हूं, क्योंकि स्टेट बोर्ड के लेवल में भी एनसीईआरटी की सिलेबस ही फॉलो होती है, तो मैं अल्फा वी ही इसको यूज बोलूंगा. लेकिन मैं साथ साथ दोनों बता के चलते जा रहा हूं, बढ़ेंगे आगे. तो ये हमें समझ में आ गया कि ये रिलेशन हम डिराइव करेंगे. अभी देखते हैं कैसे इसको डिराइव करेंगे. अभी तक हमने सीखा
कि व्हाट इज द लीनियर एक्सपेंशन। अब हम कह सकते हैं सर अल्फा एल होता है 1/L इंटू डेल एल बाय, ये देखो अब हम कह सकते हैं कि सर अल्फा एल की वैल्यू 1/L इंटू हम यहां पर क्या लिख रहे हैं डेल एल बाय डेल टी, ये लिखते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे पूछना है कि कोई सर इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट देखो तो ये डेल्टा एल का तो मीटर होगा और एल का भी मीटर होगा, गया काम से। सिर्फ डेल्टा टी का मतलब ये होता है केल्विन इनवर्स, के इनवर्स 1/केल्विन, के फॉर केल्विन है यहां पर। ठीक है, ये बातें हो जाती है, ये हमें समझ में आ गया कि ये अल्फा एल होता है। अब मान लो कि हमने एक क्यूब लिया है, एक सिंपल क्यूब लिया है यहां पर इक्वल लेंथ का, सिंपल क्यूब लिया और इसका लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है, ये हर जगह लेंथ एल है। ठीक है, हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है। तो देखो इसका वॉल्यूम v क्या होगा, एल क्यूब होगा। अभी इसका वॉल्यूम ये है, लेकिन अगर मैं इसका टेम्परेचर और फ्रीली इसको एक्सपेंड कर दिया, होने दिया, अगर मैंने इसका टेम्परेचर डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस से अब बढ़ाया, पहले एल का v था, तो अब इसकी वॉल्यूम डेल्टा v हो जाएगी। वो क्या होगी, तो इसका लेंथ तो बढ़ जाएगा ना। अब इसका जो न्यू लेंथ होगा वो L प्लस डेल्टा L होगा। दिस इज द न्यू लेंथ। L क्या है हमारा, ये ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है, और L प्लस डेल्टा L ये क्या है हमारा, ये न्यू लेंथ है। तो जो L है, अगर मैं इसको कहूं वॉल्यूम V, इनिशियल वॉल्यूम VI, ये हो जाएगा L क्यूब। ठीक, नाउ व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम VF, दैट इज L प्लस डेल्टा L का क्यूब। अब मैं इसका डेल्टा V निकालूंगा इसी वाले केस के लिए। अगर मैं इसका डेल्टा V निकालता हूं तो आप बोलोगे सर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल जब वो ओरिजिनल रूम टेम्परेचर या नॉर्मली रूम टेम्परेचर ही मानते हैं, फाइनल जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका लेंथ चेंज हो जाएगा, और लेंथ चेंज हो जाएगा तो उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये L प्लस डेल्टा L का क्यूब है माइनस ये L का क्यूब है। अंडरस्टूड। अब मुझे बताओ कि ये A प्लस बी का होल क्यूब किसी को मालूम है क्या। मैं यहां से डायरेक्टली यहां पर आता हूं, इसको मिटा नहीं रहा हूं, देख लेना। यहां L प्लस डेल्टा L क्यूब माइनस L क्यूब है। अब इसको नोट करोगे तो ये हो जाएगा, ये A प्लस बी का होल क्यूब लगाओ तो क्या होता है A क्यूब प्लस, मैं बात कर रहा हूं डेल्टा V की, डेल्टा V हमारा आएगा A क्यूब प्लस B क्यूब जो कि डेल्टा L क्यूब है, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर, 3AB स्क्वायर। देखो यही तो होता है, A क्यू प्लस B क्यू प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर, A क्यू प्लस B क्यू प्लस 3। या अगर ये बाद में लिखते हो, ये बाद में लिखते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यही A प्लस B क्यू है। फिर माइनस L क्यूब यहां पर। अब इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो यहां पर हमने देखा कि इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, L क्यू से L क्यूब कैंसिल हो रहा है। फिर बच क्या रहा है, फिर बच क्या रहा है, तो जो बच रहा है वो लिखेंगे डेल्टा V इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे डेल्टा V इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे डेल्टा L क्यूब प्लस 3L स्क्वायर डेल्टा L प्लस 3 डेल्टा L इंटू, ये दोनों सेम सेम कैसे हो गया, 3 डेल्टा स्क्वायर L है वो। ठीक है, तो 3 डेल्टा स्क्वायर L है, L क्यूब तो कैंसिल हो गया। अब होता क्या है, चूंकि डेल्टा L ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, हम बात करें वेरी स्मॉल की। अगर सर मेरा तो 200 बहुत है, 1 किलोमीटर का एक्सपेंशन है, अगर इतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होता तो फिर उतना ज़्यादा टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। सो इट इज़ वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, सो इट इज़ नेग्लिजिबल, वेरी वेरी स्मॉल कह दो, बहुत छोटा है, तो उसका क्यूब और भी छोटा हो जाएगा। यानी अगर मैं 0.01 का क्यूब कहता हूं तो ये और छोटा हो जाएगा,
अगर ये 10 की पावर -2 था तो अब तो वो 10 की पावर -6 होगा, मतलब 0.0005 टाइम्स, देन 1 आएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही छोटा होगा, ये नेग्लिजिबल है, ये गया, ये नहीं आएगा, ये 0 हो गया। लेकिन यहां पर क्यूब छोटा हो गया, क्योंकि डेल्टा एल छोटा है तो उसका क्यूब और छोटा होगा, तो यह हम हटा सकते हैं। इस वाले केस में हम कहेंगे डेल्टा वी की वैल्यू, इस दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, यहां एल है और डेल्टा एल है, ये ले लो, इसमें बचेगा क्या, इसमें एल बचेगा और इसमें डेल्टा एल बचेगा। समझ आया? क्यों? क्योंकि एल स्क्वायर यहां पर है और डेल्टा स्क्वायर एल है, तो एल और डेल्टा एल ले लिया, तो इस वाले में एल बचेगा और इस वाले में डेल्टा एल बचेगा। समझ आया? तो अब हम क्या देख पा रहे हैं कि अब जो हमारा डेल्टा वी की वैल्यू आया है वो 3L इंटू डेल्टा एल और L प्लस डेल्टा एल, यही तो हमारा फाइनल वॉल्यूम है। जो L प्लस डेल्टा एल है इसको हम अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि ये L के बराबर है, अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि ये L के बराबर है, क्योंकि डेल्टा एल बहुत ही छोटा है। अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली एल के बराबर है, सिंस डेल्टा एल इज वेरी स्मॉल। अब जो हमारे पास ये टर्म आएगा डेल्टा वी की वैल्यू, ये 3L स्क्वायर इंटू डेल्टा एल हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, ये हमने निकाला डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम के बारे में। फाइन, अब देखो हमारे पास जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, उसकी वैल्यू क्या होती है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हमारा होता है 1/v इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये वाला वॉल्यूम होता है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हमारा क्या होता है, एल क्या होता है 1/l इंटू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, ये हो जाता है। ठीक है, अब हम इसी चीज को यहां पर मैं इसको रफ कर देता हूं, ये हो चुका है। यहां से लिखोगे, अगर ये डेल्टा वी है और इसको 1/v, सॉरी, जो डेल्टा वी हमारा आया है वो है 3L स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। अब मुझे अल्फा वी लिखना है, तो ये 1/v है इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी की वैल्यू क्या है 3L स्क्वायर इंटू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, यही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डेल्टा वी है ना, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या है 3L स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, 3L स्क्वायर इंटू डेल्टा एल यहां रख देंगे, ये डेल्टा वी होगा। समझ आ रहा है? अंडरस्टूड? Okay, so now we'll see it here that देखिए 1/v था और अब ये 3L स्क्वायर है। मैं अगर 3L स्क्वायर में एक L से मल्टीप्लाई करता हूं और एक L से डिवाइड कर देता हूं, कोई हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। और मैं इसको लिख सकता हूं एज इट इज डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। फाइन, अब अगर मैं इसको लिखता हूं ये 1/v इंटू ये 3L क्यूब है, तो L इंटू एल स्क्वायर इंटू एल, दैट इज द वॉल्यूम, एल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, जो कि एल क्यूब है। तो ये v हो जाएगा डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। v और v कैंसिल हो गया, ये बचा 3 इंटू वी से v कैंसिल, अब ये बचा 1/l इंटू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। ठीक है, और याद करो ये जो 1/l इंटू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी है, इसी को तो कहते हैं अल्फा एल, मतलब ये पूरा अल्फा एल। सो आई विल राइट नाउ दिस इज 3 इंटू अल्फा एल। फाइन, व्हाट इज दैट? दिस इज अल्फा वी। सो नाउ आई कैन से अल्फा वी इज इक्वल टू 3 अल्फा एल, उसके नीचे ये लिख सकते हो और इट इज हेंस प्रूव्ड। तो यहां पर क्वेश्चन आता है या तो प्रूव दैट द वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन is equal to 3 times the coefficient of linear expansion. Understood? So एक तरह का क्वेश्चन यह आएगा, या प्रूव दैट अल्फा v is equal to 3 into अल्फा टाइम्स एल, ये बोर्ड में भी आ सकता है।
अगर मुझे न्यूमेरिकल करना है तो कहीं पर हम इसको यूज कर सकते हैं, ये 3 टाइम्स होता है। ठीक इसी प्रकार हम एरिया के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। तो एरिया वाला केस हम अलग से एक प्रॉब्लम लेंगे, उसमें करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो अब तक हमें समझ में आ गया, और यही इट कैन बी इजिली शोन जो एससी वर्मा में लिखा था वो उसका सॉल्यूशन ये आया। मैं इतना करके दिखाया, वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है, इसको पूरा नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना, ये ऐसे होता है। तो कौन सा ज्यादा हुआ? ऑब्वियसली यार, जो अल्फा एल की वैल्यू है वो तो अल्फा v/3 हो गया, यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन की वैल्यू फॉर द सेम टेम्परेचर रेंज ज्यादा होगा। वो तो 1/3 होता है अल्फा एल लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, एरिया में एक्सपेंशन ज्यादा होगा क्योंकि दोनों तरफ उसमें फैलता है, इसमें लेंथ में ही एक्सपेंशन हो रहा है, इसलिए वो कम होता है लीनियर एक्सपेंशन। ठीक, अब तक हमें ये समझ में आ गया कि लीनियर एक्सपेंशन क्या है, एरिया एक्सपेंशन क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है। वॉल्यूम एक्सपेंशन को भी हमने देखा अल्फा v से डिनोट करेंगे या गामा से डिनोट करेंगे, और गामा की वैल्यू 1/v इंटू डेल्टा v बाई डेल्टा टी। अगर लीनियर एक्सपेंशन होगा तो 1/l इंटू डेल्टा l बाई डेल्टा टी। एरिया एक्सपेंशन होता तो 1/a इंटू डेल्टा ए बाई डेल्टा टी होता, और उसका यूनिट क्या होता है? पर केल्विन, केल्विन इनवर्स होता है। नाउ वी वांट टू सी दैट सम ऑफ द मटेरियल्स एंड देयर लीनियर एक्सपेंशन एंड देन द वॉल्यूम एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों जितना प्रिवेलेंट है। सच्चाई है कि इस दोनों का रिलेशन ज्यादा होता है, या तो वॉल्यूम में बात करेंगे या हम लेंथ में बात करेंगे। लेंथ में बात करते हैं क्योंकि वो सिंपल होता है, सिंपल, और फिर वॉल्यूम में तो पूरा पूरा हो जाता है। ठीक है, तो दोनों की बात करेंगे, देखेंगे कि वॉल्यूम एक्सपेंशन अलग अलग मटेरियल्स का क्या है, हमें थोड़ा एक आइडिया लगेगा, फिर उसके बाद हम कुछ और डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। तो अभी मैं बताने जा रहा हूं सबसे पहले कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सम ऑफ द मटेरियल्स। Here you will see that the coefficient of linear expansion of the sum of the material. Value of coefficient of linear expansion of sum of the material. ठीक है, देखो इस वाले केस में हम एक टेबल बनाते हैं और यहां पर कुछ वैल्यू देता हूं। आप इसे स्क्रीन पे भी देख सकते हो। ये जो मैं यहां देने जा रहा हूं इसको आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। मैं वही एक टेबल बना रहा हूं, ये आपको दिख जाएगा अपने स्क्रीन पे। देखो, एक तरफ सीरियल नंबर लेते हैं और फिर एक तरफ मटेरियल लेते हैं और फिर यहां पर अल्फा वी लेते हैं, सॉरी अल्फा एल लेते हैं, हम लीनियर की बात कर रहे हैं। अल्फा एल जो कि इंटू 10⁻⁻5 है। तो लीनियर एक्सपेंशन जो है ज़्यादातर मटेरियल का 10⁻⁻5 के रेंज में होता है। तो अल्फा एल जो कि 10⁻⁻5 में है और इसका यूनिट पर केल्विन है। केल्विन कैपिटल में, के और इनवर्स ये है अल्फा एल की। सो सी ऑन द स्क्रीन, विल सी इट। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला मटेरियल यहां पर पहला, ठीक है, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम नंबर 1 है, एल्यूमिनियम। ये हो जाता है 2.5 डिग्री सेल्सियस नहीं, पर केल्विन। 2.5 इंटू 10⁻⁻5। देखो ऊपर में है अल्फा एल इंटू 10⁻⁻5 है, वो के इनवर्स होगा 2.5 इंटू 10⁻⁻5। ये एक वैल्यू है। पहले दूसरा लिखता हूं, फिर बताऊंगा कि ज़्यादा कौन है और सबसे कम कौन सा है। हमें एक आइडिया होना चाहिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यू शुड हैव सम आइडियाज एटलीस्ट कि ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, बीच वाला कौन है। एटलीस्ट इतना भी आइडिया है तो आप जो है एमसीक्यू टाइप प्रॉब्लम्स इजीली कर सकते हो। एल्यूमिनियम का 2.5,
फिर उसके बाद हम देखते हैं ब्रास, दूसरे नंबर पे है ब्रास। अब ये तो बहुत सारे मेटलों को मिला के बना होगा। ये 1.8 इंटू 10⁻⁻5 होता है। फिर तीसरा है हमारा ब्रास के बाद कॉपर या आयरन। आयरन ले लेते हैं, आयरन Fe। अब ये मत बोलना कि Fe2+ या Fe3+, वो केमिस्ट्री वाले ज़्यादा बताते थे। ये 1 करीब 2 के बराबर है, ठीक है। फिर 1.7 कॉपर है, हालांकि कॉपर पहले होना चाहिए फिर आयरन होना चाहिए, क्योंकि कॉपर से ज़्यादा ऐसे सीरियल लिया नहीं गया, कहीं कुछ भी दिया गया है, देख लेना। आयरन अब NCERT वाले को कहीं भी कुछ भी जो अच्छा लगा है वही दिया है, मैं वहीं से करवा रहा हूँ। कॉपर Cu जो कि 1.9 है, ठीक है। कॉपर का 1.7 है। फिर सिल्वर का 1.9 है, Ag 1.9 है। फिर सिक्स्थ में एक और है, गोल्ड है, 1.4 है। देखो सिल्वर और गोल्ड हमेशा एक साथ आ जाते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं होता लेकिन कुछ अंतर तो होता ही है। 1.4 है। कोई भी प्रॉपर्टी देखोगे तो सोने चांदी बोलते हैं ना, तो वही वाली बात सिल्वर एंड गोल्ड है। 6 हो गया। और फिर ग्लास एंड लेड। एक ग्लास के बारे में बात किया होगा, ये तो बहुत ज़्यादा इसका थर्मल एक्सपेंशन कम होता है, पायरेक्स भी बोलते हैं, PYREX। और ये जो वैल्यूज है ये बहुत ही कम है, 0.32 है। और इसके नीचे मैं एक और लिखूंगा, लेड, PV के बारे में सुना होगा आपने, 8 LED लेड जो कि PV है और इसकी वैल्यू है 0.29। अंडरस्टूड? सो वी हैव सीन दैट कि 2.5, 1.8, 1.2, 1.7, सिल्वर का 1.9। तो कॉपर से भी ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा होता है सिल्वर का, और सिल्वर से कम होता है गोल्ड का लीनियर एक्सपेंशन। तो सिल्वर का एक्सपेंशन ज़्यादा है अगर देखा जाए, गोल्ड के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा है। ग्लास का सबसे कम और ग्लास का कम है इन सब से, अल्युमिनियम जितने भी मेटल हैं ऊपर। और सबसे कम हम लेड का देख रहे हैं, 0.29 है। थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये एक्सपेंड कम करेंगे। कौन सा? लीड और ग्लास। सबसे ज़्यादा किसका एक्सपेंशन होता है? एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे तो था ही अभी तक, अब आपने यहाँ पर भी देख लो, बोर्ड पे भी मैंने लिखा है, तो ये वैल्यू पे एक बार नजर दौड़ा लेना, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सम ऑफ द मटेरियल्स। अब हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन भी देखेंगे। तो अगर लीनियर एक्सपेंशन हमें मालूम है, तो हमें मालूम है कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। मैं इसको अलग से नहीं कराऊंगा, आप स्क्रीन पे देख लो, मैंने ये डाल दिया है। मैं इसी में अगर ऐड करूं तो ऑलमोस्ट इसी का मैं एक टेबल यहां पर बढ़ा रहा हूं। अब अल्फा V करेंगे और इसका भी जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे नहीं, मतलब अलग से इसलिए देना पड़ता है क्योंकि थोड़ा बहुत 10⁵ और 6 वगैरह चेंज हो जाता है क्योंकि डेसिमल की वजह से। तो मैं K इनवर्स डाल रहा हूं और यहां पर वैल्यू मल्टीप्लाई करके दे रहा हूं। ऑलमोस्ट ये मान लो कि अगर आपको लीनियर एक्सपेंशन पता है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 3 टाइम्स होता है। अंदाजे से भी बोल दो, जैसे इसका 2.5 7.5 होगा तो NCERT वालों ने 7 लिखा है। सो इट इज बेस्ड ऑन द लैब एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये 7.5 की जगह पॉइंट नहीं लिख के उन्होंने लिया है 7। देख सकते हो 7 × 10⁻⁻5। चूंकि कहीं पर -6 भी आ रहा है इसलिए हमने इसको -5 नीचे लिया है। अब इसका अगर देखेंगे तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 5.4। तो इसको 5 × 10⁻⁻5 लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। हालांकि इसको फिर 6 बोला गया है, होना चाहिए 5.4, लेकिन किताबों में 6 लिखा हुआ है तो मैं 6 लिख देता हूँ, ठीक है। अगर हम ब्रास का देख रहे हैं तो इसको उन्होंने ये 6 दिया है, और आयरन का 3.55 दिया है, 3.55 × 10⁻⁻5। और पैराफिन का फिर 5.8 × 10⁻, पैराफिन यहाँ पर एक ऐड कर दिया है ग्लास के बाद। चलो, तो जो सेम था वो तो मैंने डाल दिया है, अब जो अलग है वो मैं अलग से डाल देता हूँ इसी में वैल्यूज।
वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, सम ऑफ द मटेरियल्स की। अब इसमें एक आ गया था पैराफिन, ठीक है। तो इसका तो बहुत ज़्यादा कम होता है, अगर हम देखें 58.8 समथिंग, मैं चेक करके दिखा देता हूँ। बहुत मतलब अगर अल्फा वी अगर देखें तो पैराफिन का ज़्यादा हो गया एकदम, 58 पॉइंट सडन जंप है 10⁻⁻⁵ का, ठीक है। पैराफिन के बाद बारी आती है ग्लास की। अगर हम ग्लास का देखें तो आपको क्या लगता है, ये ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? जितना था कम ही होगा। और लीनियर एक्सपेंशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मैं ये नहीं लिख रहा हूँ इसका। ग्लास का हम देख रहे हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन, जो कि है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵। देखो ये मैं बता रहा हूँ, थोड़ा एक आइडिया पॉज करके देख लेना, एक नज़र दौड़ा लेना, बस हो गई बात। हार्ड रबर, हार्ड रबर देखो, जो कि 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ है, कम है। फिर मैं लिख रहा हूं मरकरी का, मरकरी का दे रहा हूं जो कि 18.2 इंटू 10⁻⁻⁵ है। और अल्कोहल का दे रहा हूं, ये है 1110 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक। तो यहां पर देख पा रहे हो कि इन सम में जो मैं अल्फा वी की बात कर रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की। इफ यू टॉक अबाउट द वॉल्यूम एक्सपेंशन, विच अमंग द फॉलोइंग इज हाईएस्ट, सबसे ज्यादा किसका है? तो अगर मैं नजर दौड़ा रहा हूं तो वॉल्यूम एक्सपेंशन तो अल्फा का सबसे ज्यादा, अल्कोहल का सबसे ज्यादा है, अल्कोहल का सबसे ज्यादा है, ये 110 110 इंटू 10⁻⁻⁵ है। देखो -5 तो सेम है। इफ यू कंपेयर द मरकरी एंड अल्कोहल, या ध्यान से देखना, ये टेबल देने का मेरा कुछ मकसद था कि अगर मरकरी का अगर 18.2 इंटू 10⁻⁻⁵ है और अल्कोहल का 110 है, तो जो शुरुआती के थर्मोमीटर थे उसमें मरकरी ही क्यों लिया गया? व्हाट वाज द रीजन? जबकि वॉल्यूम एक्सपेंशन तो अल्कोहल का ज्यादा है। तो कोई भी सबस्टांस लेते हैं तो उसका कोई एक प्रॉपर्टी हमने यूज किया था शुरुआत में, याद होगा आपको। तो नॉर्मली जो मरकरी हमने सेलेक्ट किया था उसके पीछे कुछ वजह थी। यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई मरकरी इज सिलेक्टेड एज अ मटेरियल, एज अ सबस्टांस, राइट, द मेजरिंग सबस्टांस हियर इन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में मरकरी क्यों यूज किया जाता है? इसके अलावा बेस्ट ऑप्शन तो अल्कोहल भी हो सकता है अगर हम वॉल्यूम एक्सपेंशन देखें, क्योंकि जो मरकरी यूज किया गया मरकरी के एक्सपेंशन पर, क्योंकि उसमें जो कॉलम है वो एक्सपेंड हो रहा है, तो उसके कई सारे रीजन हैं, जो रीजन मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं। मरकरी यूज करने के कई सारे यहां पर थे उस समय पे, तो पहले तो मैं वो बता देता हूं। हालांकि एक ऑप्शन अल्कोहल भी हो सकता है। ऐसे हम कोई भी, क्योंकि आपने देखा था कि थर्मोमीटर में हमने देखा कि कोई एक प्रॉपर्टी सबस्टेंस का यूज होता है टेम्परेचर स्केल को बनाने के लिए। सो टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टेंस। अब वो सबस्टेंस हमने मरकरी ही क्यों ली, और पहला जो सबसे थिंकिंग थी वो क्यों की गई, अल्कोहल क्यों नहीं किया गया? और अगर क्या हम अल्कोहल लेके कोई मरकरी थर्मोमीटर बना सकते हैं? आंसर है हाँ, इससे बना सकते हैं। कई बार वो एक्यूरेट भी देता है किसी पर्टिकुलर रेंज में, लेकिन कब देता है, क्यों देता है, ये मुझे हमें डिटेल में अभी दिखाना है आपको। तो यहां पर हम देखेंगे कि मरकरी ही क्यों यूज किया जाता है। जैसे मैंने ये बोला कि मरकरी में कोई प्रॉपर्टीज है, अल्कोहल क्यों नहीं यूज किया गया? क्योंकि अल्कोहल की एक्सपेंशन प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो ये तो बेहतर है। फिर अल्कोहल का कोई वजह तो होगी जो नहीं यूज की गई। तो अभी ये क्वेश्चन है जिसका आंसर भी है। क्वेश्चन है कि व्हाई मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। और सबसे पहले जो हमारे ताऊ जी थे, अंकल जी थे, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने मरकरी को ही क्यों ढूंढा? और पता है मरकरी का तो एटॉमिक नंबर 70 से प्लस में है, तो उसके बावजूद भी ये क्यों ली गई? कारण बताओ। तो अभी हम देखेंगे।
देखो हमने देखा अलग अलग सबस्टांस के थर्मल एक्सपेंशन जो बहुत ही कम है 10 टू द पावर -5 के रेंज में, लेकिन कुछ तो है। यहां हम बात करते हैं कि मरकरी ही क्यों लिया गया। तो मरकरी की सबसे पहला जो खासियत है वो है टेम्परेचर रेंज। ये मैं आंसर दे रहा हूं कि वाई मरकरी सिलेक्टेड, तो सबसे पहला आंसर है उसका कि टेम्परेचर रेंज। मैं अलग अलग सबस्टांस का यहां पर टेम्परेचर रेंज देने वाला हूं, उससे आपको आइडिया लगेगा। देखो स्क्रीन पे ये अलग अलग सबस्टांस का टेम्परेचर रेंज है। अब अपने आप पता चल जाएगा कि ये हमने क्यों लिया हुआ है। टेम्परेचर रेंज सबसे पहला है। उस समय जो हमारे ताऊ जी थे, अंकल थे, उन्होंने सोचा कि मरकरी को ही ढूंढ के निकाला उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि उनको एक्सपेंशन वाली प्रॉपर्टी यूज करनी थी। तो बहुत सारे आंसर हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है उसमें टेम्परेचर रेंज। गौर से देखना, मैं सबसे बात करता हूं वाटर की। तो जो अपना वाटर है, पानी, शुद्ध जल, जल ही जीवन है, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री, क्या क्या पढ़ते हो, सुनते हो। तो इसमें था कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस है और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच का ही टेम्परेचर रेंज हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो स्टीम बन जाता है, 0 के बाद तो वो फिर से बर्फ बन जाता है। लेकिन जो हमारे फॉरेन कंट्री थे, वेस्टर्न जो वाले लोग थे, उन्होंने, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर तो नेगेटिव में भी रहता है, बर्फबारी आम होता है, कनाडा वगैरह में सोचा कितना कम टेम्परेचर रहता है। तो उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना हम 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है, हमारे यहाँ तो नेगेटिव टेम्परेचर होता है, तो अगर हम जल ही जीवन कर लें तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। एक कारण तो ये भी था। टेम्परेचर रेंज भी हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से मटेरियल का कौन से रेंज में है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस के बाद वो फिर से आइस बन जाता है, अगर क्योंकि नेगेटिव में भी टेम्परेचर ज़्यादा है, और 100 के बाद वो स्टीम बन जाता है, तो लोगों को तकलीफ हो गई, परेशानी हो गई। इसलिए उन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस वाला जो वाटर है ये नहीं लिया। फिर उनके पास एक आया कि क्यों ना हम दारू उठा के पी लें। अरे पीना सर, रुक जाओ। ये एथेनॉल की उन्होंने बात कर ली, जिसको मैंने कहा था अल्कोहल कई तरह के होते हैं, मैथनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, लेकिन मैथनॉल मत पीना, जहरीला होता है। एथेनॉल को ही तो दारू कहते हैं, C2H5OH। लेकिन अगर हम कहते हैं कि एथेनॉल, इसका टेम्परेचर रेंज को अगर हम देखें, टेम्परेचर रेंज इसका कहां से कहां तक होता है, इसका टेम्परेचर -114 डिग्री सेल्सियस से 78 डिग्री सेल्सियस तक है। लेकिन वहां के लोग जो थे, वेस्टर्न कंट्री वाले, जिन्होंने ये थर्मल पानी गर्म के बारे में बात किया, 78 डिग्री सेल्सियस के बारे में बात किया, उन्होंने बोला कि अरे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी गर्म हो जाता है, 90 डिग्री सेल्सियस पे क्या करोगे जब हमारा टेम्परेचर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा और रिसर्च करो, देखो, जानो कि कौन सा मटेरियल ले सकते हो। तो उन्होंने वाटर के बारे में अभी पेंडिंग रखा डिसीजन। अगर उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई एथेनॉल ले लेंगे, तो उसका डिसीजन भी लेने में वो हिचकिचा गए, क्योंकि -114 डिग्री सेल्सियस और 78 डिग्री सेल्सियस दोनों टेम्परेचर रेंज एक ऐसा था, उसमें पानी गर्म उनका भाप नहीं बन रहा था, 78 पे ही रुक रहा था। लो जी, उस टाइम उन्होंने लिया। हालांकि थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी उसकी बहुत ही अच्छी थी, देखा आपने, 110 × 10⁻⁵, उससे तो ज़्यादा ही है। लेकिन फिर भी उन्होंने और सर्च किया और देखा कि अब हम कौन सा मटेरियल लें। रिसर्च में अक्सर ये एक पॉइंट होता है कि हम जो भी सिलेक्शन लेते हैं, आप चाहे तो कोई और मटेरियल भी सोच सकते हैं, तो मटेरियल कौन सा लें, उसके लिए पहले सम लिटरेचर सर्वे किया जाता है। और जो ये लिटरेचर सर्वे का पार्ट है, उन्होंने देखा कि इन सब प्रॉपर्टीज की, और कोई एक ही बंदा नहीं करता, क्योंकि रिसर्च का एक और पार्ट होता है कि किसी और ने काम किया है, उन काम को भी हम ध्यान में रखें और फिर उसको रेफरेंस में लेके हम अपने काम को बढ़ाएं जिस पे हम काम करना चाहते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि ये एक वाटर है और फिर उसके बाद ये एथेनॉल है। फिर उसके बाद तीसरा देखो गैलियम के बारे में। गैलियम का भी लोगों को ध्यान में आया और उन्होंने सोचा कि हम गैलियम क्यों ना ले लें। तो जब वो गैलियम लेने गए, उसके टेम्परेचर रेंज को भी देखा कि ये कहाँ से कहाँ तक हम इसमें मेजर कर सकते हैं, तो चौंक गए। 30 डिग्री सेल्सियस, अरे चौंक गए। अब बोलना ये मत कहना वाइड हो तो टाइट हो, 30 डिग्री सेल्सियस देख के वो चौंक गई, क्योंकि उन्होंने बोला कि अरे यार, ये तो भारत वाले लोग तो चलो ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस उनके यहाँ बहुत जगह भाग में तो अक्सर 30 से ज़्यादा ही टेम्परेचर रहता है। कुछ भाग को छोड़ के देखें, गर्मी के दिनों में तो 40-45 दिल्ली, नागपुर वगैरह में रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें 30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर इससे नीचे वाला टेम्परेचर कैसे मेजर करोगे भैया, ये भी उनको खतरा पैदा कर गया और बोला कि यार गैलियम को भी छोड़ दो। अब उन्होंने सोचा कि यार गैलियम हो गया, क्यों ना हम और कुछ मटेरियल को देखें। तो एटॉमिक नंबर उठा लिए ऐसे और फिर वो देखते गए और उन्होंने देखा आखिरी में कि एक और बचा हुआ है 78 नंबर पे, मरकरी भी बैठा हुआ है। जरा इनको बुलाते हैं। 200 एटॉमिक नंबर है, 200 से भी ज़्यादा एटॉमिक वेट, मर्क्यूरी। Hg इसका सिंबल है और ये उनको भा गया, दिल से छू गया। क्यों?
क्यों छू गया? क्योंकि उनका टेम्परेचर रेंज देखो -39 डिग्री सेल्सियस। ओहो मजा आ गया। अरे कनाडा वाले को तो बर्फबारी का मजा दिला गया, -39 डिग्री सेल्सियस, राइट। और इसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज है वो भी 357 था, पानी से भी ज्यादा। उन्होंने वाटर ना लेने का वजह, क्योंकि 100 के बाद के टेम्परेचर को कैसे देखोगे। और निगेटिव वाला उनके यहाँ ठंडा ठंडा कूल कूल, मतलब 0 से कम वाला टेम्परेचर कैसे लेते, तो वाटर उन्होंने ले लिया, क्योंकि पानी तो इजीली अवेलेबल है। हर किसी को नजर में आता है कि सबसे पहले पानी लेके देखो ना यार, तो पानी उन्होंने ले लिया, क्योंकि 0 के नीचे वाला टेम्परेचर उनका नहीं हो रहा था, वाला मरकरी को चुना। और उसके पीछे रीजन था मोर प्रैक्टिकल रेंज। प्रैक्टिकल रेंज मतलब उनके यहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम है, क्योंकि वो नेगेटिव टेम्परेचर के भी आदी है, वहां पर नेगेटिव टेम्परेचर भी जाता है, ठीक है। उनके यहाँ का पाइप फटता भी है ठंड के दिनों में, आगे बताऊंगा उनका पाइप क्यों फट जाता है ठंड में, क्योंकि उनके पानी में जो है वो बर्फ बन जाता है, आइस हमारा एक्सपैंड कर जाता है, क्यों करता है वो भी बताऊंगा आगे। और फिर हमने देखा कि ये 357 डिग्री सेल्सियस तो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल रेंज ऑफ टेम्परेचर था। दैट वाज द वन ऑफ द पर्पस दैट मर्करी वाज सेलेक्टेड। टेम्परेचर रेंज, प्रैक्टिकल टेम्परेचर रेंज सिलेक्शन, क्योंकि -39 से 357 डिग्री सेल्सियस तक का रेंज लिया गया। सो इट वाज रिलेटेड टू एवरीडे लाइफ एप्लीकेशंस। तो ये आपने स्क्रीन पे देखा, ये मेरे बोर्ड पे भी है, अब देख लीजिए। ये तो एक कारण हो गया टेम्परेचर रेंज के बारे में, राइट। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने टेम्परेचर रेंज था, क्या एक यही कारण था? ये एक प्रमुख कारण था, ये एक प्रमुख कारण था। इसके अलावा और क्या इसकी प्रॉपर्टीज थी मरकरी को चुनने की? हालांकि मरकरी के कुछ डिसएडवांटेज भी है कि भाई मरकरी हम लाएंगे कैसे, रखेंगे कैसे, पानी तो उठा के ऐसे उठा लो यार, अपने चापाकल से निकाल लो, अपने टैप वाटर से ले लो, नदियों से ले लो, कहीं से पानी ले लो। लेकिन फिर मरकरी को कहां से लाएं, कहां से चुने, तो और भी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान दिया गया और सोचा गया। आप देखो स्क्रीन पे थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी। थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी जो पॉइंट नंबर 2 था, थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी ऑफ सम सबस्टेंस। थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी ऑफ सम सबस्टेंस, इसको देखा गया और उसको बोला गया कि वो कैसे होगा। तो देखो जो थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी है, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखो। अब इसमें 3 बातें लगी, एथनॉल, वाटर और मरकरी। तो एक रफ आपको कहीं से मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, आप देख पा रहे हैं कि जो एथनॉल है वो ऑलमोस्ट ये 10 से अबव है, 10 से अबव है आपका, ये एथनॉल है, दिख रहा है। वाई एक्सिस पे हमने लिया हुआ है लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इनटू 10 टू द पावर 4 के रेंज में लिया हुआ है, और एक्स एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर रेंज है। तो टेम्परेचर वो भी हमने डिग्री सेल्सियस में लिया हुआ है। मान लीजिए कि ये 0 है, कहीं पर 25 है, कहीं पर 50 है, 75 है और कहीं पर 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो अब अगर हम देखेंगे वाटर, जो कि इधर इस वाले केस में यहां पर ये 0 था और फिर ये 4, फिर 8, नहीं ऐसा करता हूं, 2 कर देता हूं, फिर 4 कर देता हूं, फिर 6 कर देता हूं, फिर 8 कर देता हूं, फिर 10 कर देता हूं, ठीक है। तो यहां हमने देखा कि आप देख पा रहे हैं कि एथनॉल है और फिर उसके बाद हमारा वाटर जो है ये ऑलमोस्ट 0 से थोड़े नीचे से ले लेते हैं और टेम्परेचर बढ़ने पर इस तरह से उसका लीनियर एक्सपेंशन बढ़ रहा है। ये वाटर का रेंज था बीच वाला, और एथनॉल तो सबसे ऊपर में बैठा हुआ है। लेकिन एक येलो लाइन पे आप 2 से देख रहे हो कि एक यहां पर आप देख रहे हो 2 जो टेम्परेचर है, उसके बाद मैं इसको रेड कलर से दे रहा हूं, उसमें येलो है आपके स्क्रीन पे, मरकरी। मरकरी का थर्मल एक्सपेंशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है। मरकरी जो कि एक मेटल है, एक ऐसा मेटल जिसका एक्सेप्शन आ गया ऐसा कि थर्मल एक्सपेंशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये बोलोगे नहीं जिंदगी भर कितना भी बढ़ा लो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं है। ए जनरल up to the appreciable change in the temperature, we'll see that कि ये जो मरकरी है
उसका थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये कांस्टेंट रह रहा है, सो इट विल गिव द मोर एक्यूरेट रिजल्ट। अगर थर्मल एक्सपेंशन लीनियर के कांस्टेंट रहने की बजाय वेरी कर रहा होगा तो बड़ा ही मुश्किल होने वाला है, राइट? हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू प्रिडिक्ट एग्जैक्टली, बिकॉज यू आर टेकिंग वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टेंस एंड इज थर्मल एक्सपेंशन। तो अगर वो वेरी कर रहा है तो रिजल्ट भी वेरी करेगा। इसलिए मरकरी को चुनने का ये फायदा था कि इसका मरकरी का जो थर्मल एक्सपेंशन है ये कांस्टेंट रह रहा है। ये मैं सोर्स कहीं पर वेबसाइट से लिया है जो आपको मैं दिखा रहा हूं, और वो सोर्स उस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है? और वाई एक्सिस पे ये थर्मल एक्सपेंशन है, थर्मल एक्सपेंशन, और इंटू 10 टू द पावर 4 के रेंज में है, इंटू 10 टू द पावर 4 के रेंज में है, और पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन लेते हैं, इन्होंने पर डिग्री सेल्सियस में लिया हुआ है, ठीक है? तो दूसरा रीजन क्या था, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो दूसरा रीजन था कि मरकरी का जो थर्मल एक्सपेंशन है ये कांस्टेंट रह रहा है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दैट्स व्हाई मरकरी हैज बीन सिलेक्टेड। तो पहला तो हमने देखा कि द टेम्परेचर रेंज वाज मोर प्रैक्टिकल, ठीक है? 357, इट वाज गोइंग बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस, इट इज आल्सो गोइंग बियॉन्ड 0 डिग्री सेल्सियस इन द नेगेटिव टेम्परेचर रेंज, आल्सो इन द पॉजिटिव टेम्परेचर साइड, अपार्ट फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस, अनलाइक द वाटर में 100 के बाद आप जाओगे तो वो वेपर में गैसेस स्टेज में चला गया, वहां गैसेस की थ्री लग जाएगी। लेकिन मरकरी के केस में ऐसा नहीं था, और वो एक मेटल भी था। तो ये दो बातें हुई। अब हम देखेंगे तीसरा एक और प्रॉपर्टीज, दैट इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। थर्मल कंडक्टिविटी देखो, जिसकी वजह से अल्कोहल या अल्कोहल नहीं लिया गया, थर्मल कंडक्टिविटी भी मरकरी की एक यूनिक है। इन सब वाटर और अल्कोहल वगैरह जो आसानी से मिल सकता था, इजीली मिल सकता था, कम पैसे में मिल सकता था, कि सर मैं पेंसिल से स्पेस में लिख सकता हूं तो पेन की क्या जरूरत थी वगैरह वगैरह, तो वो स्पेशल पेन की क्या जरूरत थी, लाखों खर्च करने की क्या जरूरत थी, तो वो देयर इज सम रीजन। फिर उन्होंने बोला कि अगर पेंसिल की नोक टूट जाएगी और जीरो स्पेस में आपके आंखों में चुभ जाएगी, आप मर जाओगे या आप देख नहीं पाओगे। सो देयर इज सम रीजन, द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल बेस्ड ऑन सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, एंड वी डू लॉट ऑफ लिटरेचर सर्वे। हम देखते हैं कि अलग अलग काम क्या हुआ, उसकी प्रॉपर्टीज क्या अवेलेबल है, नहीं तो हमें ये सब कुछ करना पड़ जाएगा, पहले थर्मल करो, वाटर करो, सब करो। एक आदमी ने क्या, दूसरों का भी कंट्रीब्यूशन है, हम वो यूज करते हैं, उससे हम कंक्लूजन करते हैं, दैट इज द वे ऑफ द रिसर्च। तो रिसर्च तो जो अपनी जगह है करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं थ्योरी। यहां पर हमने जाना कि मरकरी क्यों लेते हैं, दूसरा कारण था कि ये कांस्टेंट रह रहा है। तीसरा थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी देखो स्क्रीन पे, यहां पर मैं बताने जा रहा हूं अलग अलग सब्सटेंस का थर्मल कंडक्टिविटी। अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी का स्क्रीन अगर आप देख रहे हो तो ऑफ कोर्स थर्मल कंडक्टिविटी ये नहीं बोलोगे कि हाईएस्ट होता है, इसलिए मरकरी को लिया गया। हाईएस्ट नहीं होता लेकिन बहुत कम भी नहीं होता। अगर हम देखें वाटर और एथेनॉल वगैरह का, क्योंकि एक थर्मल एक्सपेंशन देख के आप खुश हो रहे थे, वॉल्यूम एक्सपेंशन देख के। अब यहाँ दूसरा भी प्रॉपर्टीज़ है जिसमें हम देखेंगे, अगर वाटर का देखें तो बहुत कम है, फिर उसके बाद एथेनॉल का देखेंगे तो इनफैक्ट वाटर से भी कम है, वाटर से भी कम है एथेनॉल का, और मरकरी का देखेंगे तो एथेनॉल से ज़्यादा है। अगर मरकरी एथेनॉल से ज़्यादा है, हालांकि सबसे ज़्यादा तो गैलियम का है, तो गैलियम अपने आप में आज भी एक रिसर्च पोटेंशियल रखा हुआ है। इसके अंदर रिसर्च है कि थर्मोमीटर की अगर बनाने की बात हो तो गैलियम में कुछ और सब्सटेंस, हालांकि गैलियम का एक ड्रॉबैक भी है, तो गैलियम का एक और उसके साथ कुछ हम ऐसा एलवाई बना ले जो प्रॉपर्टीज मोर प्रैक्टिकल रेंज में आ जाए। तो गैलेंडियम करके एक सब्सटेंस है, आगे बताऊंगा, उसमें गैलियम के ऊपर एलवाई बना के हम उसको यूज कर सकते हैं। गैलियम का अगर आप देखो थर्मल कंडक्टिविटी तो 40.6 वाट पर मीटर केल्विन सबसे हाईएस्ट है। तो इसमें पोटेंशियल रिसर्च आपका अभी है, और भी हम एलवाई बना के और यूज कर सकते हैं, हालांकि बहुत सारा काम हुआ भी है। 8.4 वाट पर मीटर केल्विन ये हमारा मरकरी है दूसरा, और यहाँ पर ये गैलियम है
सबसे लास्ट में राइट हैंड साइड में ये ग्रीन कलर का जो कॉलम दिख रहा है ये गैलियम है, ये हाईएस्ट है। उससे कम 8.4 वाट पर मीटर केल्विन मरकरी है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये एथेनॉल है 0.171 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। ये वाला वाट पर मीटर केल्विन, वाट मीटर केल्विन ना, हाँ वाट पर मीटर केल्विन है। और फिर उसके बाद जो एथेनॉल का सबसे कम हो गया। तो आप ये मत कह सकते हो कि सर दारू नहीं लिया। अरे भाई दारू आसानी से मिल जाता, चीपेस्ट भी है, लेकिन फिर भी आपने मरकरी लिया क्योंकि उसको रखने का भी परेशानी है। फिर भी आपने मरकरी लिया क्योंकि देखो मरकरी का एक और प्रॉपर्टीज जो कि एथेनॉल और वाटर दोनों से ज़्यादा है, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। आगे मैं बताऊंगा थर्मल कंडक्टिविटी डिटेल में, अभी इतना बताता हूं कि एबिलिटी टू कंडक्ट द हीट, टू कैरी द हीट, राइट, कंडक्ट द हीट फ्रॉम वन मटेरियल टू अदर और विद इन द सेम मटेरियल। जो थर्मल कंडक्शन होता है उससे कंडक्टिविटी रिलेटेड है। हीट कैरिंग कैपेसिटी एक टर्म होता है जो हम कह सकते हैं कि अभी आगे और डिटेल में मैं बताने वाला हूं। यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट डिनोट्स दैट हाउ मच हीट इज टू बी कैरीड। अगर थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है तो वो ज्यादा हीट कैरी कर सकता है एक एंड से दूसरे एंड तक। अगर थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो वो कम हीट कैरी कर सकता है। ये एक प्रॉपर्टीज है। तो यहां पर एथेनॉल का 0.71 है, बहुत कम है। हालांकि वाटर का उससे ज्यादा है, लेकिन वाटर की अपनी परेशानी है कि नेगेटिव में जाओगे तो वो फ्रीज कर जाएगा। 0.609 वाट पर मीटर केल्विन, 0.6 के रेंज में है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक। तो इसलिए नहीं लिया गया। यहां पर 0, 10, 20, 30 और 40 वाई एक्सिस पे थर्मल कंडक्टिविटी लिया था हमने। वाट पर मीटर केल्विन में थर्मल कंडक्टिविटी आगे डिटेल में और बताऊंगा, थोड़ा पढ़ेंगे थर्मल कंडक्शन वगैरह डिटेल में क्या होता है, लेकिन अभी मैंने इतना बता दिया। अभी आप देख सकते हो कि थर्मल कंडक्टिविटी की गैलियम का सबसे ज़्यादा होते हुए भी हमने नहीं लिया था। इसके कुछ और कारण है, लेकिन हमने मरकरी लिया था, ठीक है। बढ़ेंगे आगे क्योंकि टेम्परेचर रेंज भी हमें देखना होता है ना। 30 डिग्री सेल्सियस से तो शुरुआत ही होता है, तो कहाँ से ले लोगे गैलियम। तो इसलिए एक रीजनेबल चॉइस बना था। हमारे जो ताऊ जे थे उस जमाने में, उन्होंने इसको यूज किया था। अब एक और प्रॉपर्टीज होती है इसमें, वाटर वेटिंग प्रॉपर्टीज। अगर किसी सबस्टेंस का अपना एक खासियत होता है कि वो ग्लास से चिपक जाएगा या फिर नहीं चिपकेगा। तो वाटर अगर आप ग्लास से या किसी सबस्टेंस पे आपके हाथ के ऊपर भी डालो तो आपका हाथ गीला हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं एक और प्रॉपर्टी, ठीक, वेटिंग ऑन सरफेसेज। देखो स्क्रीन पे, अगर लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर का इजाद किया गया शुरुआत में तो उसके पीछे सोचा गया, ऐसे नहीं कि एक दिन में ही ऐसे ले लिया और सब कुछ बता दिया उन्होंने, नहीं। सो वेटिंग ऑन सरफेसेज में उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे सबस्टेंस है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर, इट विल वेट द सरफेस इफ इट कम इन कॉन्टैक्ट विद अदर सरफेस, सॉलिड सरफेस। तो इससे होता क्या है सर? अरे ग्लास के अंदर अगर पानी रख दोगे तो होगा क्या भाई, वो चिपक जाएगा। चिपकने से क्या होगा कि थर्मल जो टेम्परेचर की रीडिंग है वो कुछ और दे जाएगी, कभी कम दे जाएगी, कभी ज्यादा दे जाएगी। तो जो सबस्टेंस अगर ग्लास के ऊपर सरफेस के ऊपर चिपक जाता है उससे गलत रीडिंग आएगी ही आएगी। लेकिन अगर देखा जाए मरकरी में तो वो चिपकता नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट वेट द सरफेस। ये एक और प्रॉपर्टीज मरकरी को अपने आप में सबसे अलग बना गया और इसलिए मरकरी यूज किया गया। तो मरकरी यूज करने का थर्मामीटर में बहुत सारे कारण हैं। थर्मल रेंज देखा आपने, उसका सबसे प्रैक्टिकल थर्मल रेंज है। थर्मल कंडक्टिविटी भी रीजनेबल है, वाटर और अल्कोहल से भी ज्यादा है। अब अगर हम देख रहे हैं तीसरा वेटिंग ऑन द सरफेसेस में, तो वाटर और अल्कोहल कहीं भी रखोगे वहीं चिपक जाएगा, उसी को गीला कर देगा, वेट सरफेस कहते हैं उसको। लेकिन अगर हम देखें मरकरी की, तो मरकरी में ऐसा नहीं है, इसलिए मरकरी लिया गया। हालांकि इतना ही कम नहीं है, इसके अलावा भी एक और प्रॉपर्टी है। पहले यदि मेनिस्कस बनाओगे, जब मेनिस्कस बनता है तो जो अगर हम वाटर का देखें, मैं मेनिस्कस बना के दिखा रहा हूं अभी ये स्क्रीन पे। वाटर वाले केस में देखोगे अगर आप, तो वो नीचे की तरफ धंस जाता है, एक अनइक्यूरेट रीडिंग आएगा, ठीक है, चिपक जाता है क्योंकि वो चिपक कहाँ रहा है, ग्लास के सरफेस पे चिपक रहा है। लेकिन अगर हम देखें ये वाटर का केस है,
लेकिन अगर मैं मरकरी का केस बनाऊं तो मरकरी तो चिपकता नहीं है, ये इसकी सबसे वेट सरफेस को नहीं करता, तो वो रिपेल कर देता है, धक्का मुक्की कर देता है। देखो ये ऊपर की तरफ उठ गया, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं फॉर्मिंग ऑफ कनकेव मेनिस्कस। तो जो कनकेव मेनिस्कस है वो वाटर में है धसा हुआ, कनकेव मेनिस्कस नीचे की तरफ, मेनिस्कस वर्ड कनकेव का मतलब है, और यहां पर कन्वेक्स मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ। ये देखो ये किसमें, मरकरी में है, मरकरी में ऊपर की तरफ उठा हुआ फूला, क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं, यहां पर स्टिक नहीं हो रहा है, रिपेल कर रहे हैं। और नॉन स्टिक है, हालांकि इस पे बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, बहुत सारी बातें हैं। जैसे आप कई बार पत्तों को देखा होगा, कुछ पत्तों पे अगर ओस की बूंदें पड़ जाती हैं तो वो पत्तों पे चिपकता नहीं है, ऐसे ड्रॉपलेट बन के नीचे आ जाता है। गांव में एक पौधा होता है, अब सब जगह उसका लोकल नाम है, तो उस पौधे के ऊपर अगर आपने देखा होगा, हरिया लोग उसको खाते भी हैं तोड़ के, और उस पर अगर पत्ते पे अगर पानी पड़ जाए, वो ड्यू पॉइंट्स है, तो वो उस पर चिपकता नहीं है, नॉन स्टिकी सरफेस है। इस पर भी बहुत सारा रिसर्च हो रहा है आज के डेट में, जिससे जो पेंट की कोटिंग होती है, दीवार होती है, उस तरह का सरफेस बनाएं जो वाटर प्रूफिंग होती है सरफेस की, तो वो अलग बात है। लेकिन हम यहाँ पर कह सकते हैं थर्मोमीटर के केस में कि जो कुछ सबस्टेंस ऐसे होंगे जो चिपक जाते, जैसे वाटर और अल्कोहल, लेकिन ये यहाँ चिपक नहीं रहे थे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी हैव सेलेक्टेड मरकरी हियर इन थर्मोमीटर। तो ये पूरा रीजन है क्या, टेम्परेचर रेंज, फिर हमने देखा उसका थर्मल कंडक्टिविटी भी उसका है, थर्मल एक्सपेंशन कांस्टेंट रहता है, तीसरा, चौथा हमने देखा कि वो सरफेस पे चिपकता भी नहीं है। ये सब कारण था जिसलिए मरकरी सेलेक्ट किया गया। सो नाउ विल सी द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। यहां पर हमें ये तो समझ में आ गया कि एक स्टिकी नेचर जो है जिसकी वजह से ये सब होता है। देखो यहां तक हमें थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, वॉल्यूम एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन और उसके फार्मूला क्या है ये हमने देख चुके हैं, ये हमें आ चुका है अच्छे से, ठीक है। अभी हमने देखा कि कुछ सबस्टेंसेस का लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है, ये हमने देखा डिटेल में, और ये भी हमने जाना कि मरकरी ही हमने क्यों लिया था, इसके पीछे रीजन है। अब एक बात होती है कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है अल्फा वी, नॉर्मली ये लिक्विड के लिए भी हो सकता है और गैस के लिए भी होता है। तो लिक्विड के केस में ऑलमोस्ट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर देखा जाए ऑलमोस्ट मतलब ऐसा मानते हैं लगभग इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं है, लेकिन गैसेस के केस में इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ये देखेंगे। देखो गैसेस का हमारे पास इक्वेशन है, वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू सम, जो आप कहते हो म्यू आर टी या एम आर टी, जो भी आपको कहना है, दिस इज वन इक्वेशन। नाउ at constant pressure or for a temperature change, at constant pressure for a temperature change, you can write P into delta V is equal to mu R delta T। लिख सकते हैं कि नहीं है, constant pressure and for a temperature change, pressure for a temperature change हम ये लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन 2 है। अब जरा 2/1 करो, क्योंकि मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स क्या है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यहां पर लिखेंगे 2/1, तो P इंटू डेल्टा भी होगा और नीचे में P/V होगा। दिस इज व्हाट, म्यू आर डेल्टा टी बाई म्यू आर टी, ये हो जाएगा। यहां पर हमने देखा कि दिस इंप्लाइज ये P से P कैंसिल हो जाएगा, यहां म्यू आर कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा T बाई T। अंडरस्टूड? सो इन फैक्ट व्हाट एग्जैक्टली यू राइट द अल्फा V, यहां पर अगर हम लिखते थे
अगर मैं यहां से कहूं कि मेरा अल्फा वी क्या होता है, तो आप बोलते थे 1/v इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यही तो अल्फा वी होता था। सो डेल्टा वी बाई वी तो ऑलरेडी है। अगर मैं डेल्टा वी बाई वी और यहां पर ये 1/डेल्टा टी लिखूं तो ये 1/t हो जाएगा। यहां पर होगा कि नहीं होगा? अरे भाई यहां से डेल्टा टी यहां उठा के डाल दिया, ये डेल्टा वी है, डेल्टा वी बाई वी था और डेल्टा टी यहां पर आ गया, ये 1/t बचा हुआ है। इसमें क्या है? दिस इज मैथमेटिक्स। नाउ दिस टर्म यहां देखो, ये डेल्टा वी बाई वी है, अब ये वैल्यू ही तो अल्फा वी है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा वी की वैल्यू ये आया, ये होता है। तो इसलिए अब जो है अल्फा वी की वैल्यू यहां से ये हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं अल्फा वी की वैल्यू 1/t। किसके लिए? फॉर गैसेस। याद रहे गैसेस की बात कर रहा हूं, लिक्विड की नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हो गया कि गैसेस के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, गैसेस के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो अल्फा वी भी बढ़ेगा, नो डाउट। वाह, लग गए ना ऐसे भीड़ में शामिल। यहां इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अल्फा वी वॉल्यूम कोएफिशिएंट कम होगा। अंडरस्टूड? तो क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन डिक्रीज होता है। समझ आ रहा है? इसलिए देखा यह गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर गैसेज अल्फा वी की वैल्यू जो है वो 3.7 या 3.3 किलो इंटू 10⁻³ पर केल्विन। अब अगर हम देखेंगे कि रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, जो एक्चुअल केस होता है रियल लाइफ का, यही तो होता है, उसमें देखा गया तो ऑलमोस्ट 3300 इंटू 10⁻⁻⁶, जो कंपेरेबल होता है, कई गुना ज़्यादा है लिक्विड के केस से, लिक्विड के केस से गैसेज के लिए पर केल्विन। तो ये लिक्विड के केस से ज़्यादा हो जाता है, गैसेज केस पे हमें ये भी थोड़ा सा रिलेटिव आइडिया आ गया इसके बारे में। अब हम देखेंगे व्हाट इज द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर का एक एनॉमलस बिहेवियर है, वो डिस्कस करना जरूरी है। Anomalous behavior of water। वाटर का एनॉमलस बिहेवियर क्या होता है? देखो, कहते हैं ना प्रकृति में जो कुछ भी बनाई गई है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कहते हैं जाके राखो शाइयां मार सके ना कोई, कह तो देते हैं और कई मायनों में सही भी होता है। जो विश्वास करते हैं उस अदृश्य एनर्जी पे, तो वो विश्वास करते हैं और अल्टीमेटली साइंस भी घूम फिर के वहाँ चला जाता है। खैर वो अलग इश्यू है, उस पर बाद में बात करेंगे। लौटते हैं, कहना क्या चाहते हो सर? कहना यही चाहता हूँ कि एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का है 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। वाटर क्या करता है अपने साथ कि अगर वो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में कुछ और बिहेव करता है और 4 से आगे जाओगे तो कुछ और बिहेवियर करता है। अरे आप तो कुछ और थे जनाब 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे 4.2 4 5 6 वगैरह हुआ 100 तक, तो अब मैं कुछ और हूं। क्यों हूं ऐसा? तो यहां पर एक्सपेरिमेंट करके, रिसर्च करके देखा गया, तो टेम्परेचर लिया गया एक्स एक्सिस पे, 0 से स्टार्ट किया और कुछ 100 तक चले गए सर। यहाँ पर हमारा 4 डिग्री सेल्सियस है, ये टेम्परेचर लिया। यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर पर क्यूब ग्राम लिया और अलग अलग वैल्यूज मार्क किया, 0 से कुछ 1 लिया, 0.00 यही है, 1.40 करके लिया है सभी में 3 2 5 0,
3 4 और ये 5 0, फिर 1.1122405, फिर 1.00010 लाइक दैट। ये सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम ये वॉल्यूम लिया गया। 1.00020 लाइक दैट, 1.00025, ये ऐसी वैल्यू ली गई। मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर तो आपने सुना होगा, जो कि अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूँ तो आपको मालूम है डेंसिटी की वैल्यू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये एसआई यूनिट तो केजी पर मीटर की होता है, सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्या होता है। लेकिन अगर हम 1/ρ ले लेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम हो जाएगा, जो लिखने में थोड़ा सा आसान हो गया। ये मैं एच.सी. वर्मा का ले रहा हूँ, वहाँ से इन्होंने दिया है। एनसीईआरटी में भी उन्होंने मीटर क्यूब पर केजी का, वो भी मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा थोड़ी देर में, वो भी देख लेना। दोनों एक ही बात है, मतलब ये सेंटीमीटर पर की इसकी वैल्यू थोड़ी सी 1 पॉइंट करके है, तो याद रखना आसान है। देखो 0 से 5, 10, फिर 20, 25 इस तरह से है। ठीक है, बातें वही है, आप 1/ρ की बात करो या ρ की बात करो। अब देखा ये गया कि ये जो वैल्यूज है ये 0 to 4 के बीच में करीब 10 के बाद इसमें एक बीच 5, 10 और बोलोगे सर 15 कहाँ है, 15 ले लो और फिर ये 20 ले लो और सबसे आगे 1.00025 है। ये देखा गया कि ये वैल्यू 0 to 4 के बीच में ऐसे कम हो रहा था। मैं लीनियर तो नहीं है, 0 to 4 के बीच में यहां पर ऐसे ओके, फिर ये ऐसे जा रहा है। यानी ये जो वैल्यू है 1/ρ, ये ऑलमोस्ट इस लाइन को यहां पर टच कर रहा है 4 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो फिर से ये वैल्यू सेंटीमीटर पर ग्राम ये बढ़ने लग गया है। ठीक है, तो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहता है कि इन बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, राइट, डेंसिटी ऑफ वाटर, if you see the temperature increases, then density, अगर 1/ρ डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ρ इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस। ये 1/ρ है, अगर 1/ρ कम हो रहा है तो ρ बढ़ रहा है, क्योंकि ρ बढ़ेगा तभी तो 1/ρ कम होगा। तो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी ऑफ वाटर ये इंक्रीज होता है। और मैक्सिमम कहाँ होता है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस बिकम मैक्सिमम। इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर मैं 4 से कम जाऊंगा, टेम्परेचर कम करूंगा, तो डेंसिटी यहां तो मैक्सिमम था। ठीक है, अगर 3 डिग्री सेल्सियस जाऊंगा, 2 जाऊंगा, 1 जाऊंगा तो क्या होगा, ये भी देखो, क्योंकि इस वाले केस में ये तो बढ़ रहा है। अगर किसी कोई 3 पे है, कोई 2 पे है, तो 1/ρ बढ़ रहा है, इसका मतलब ρ कम हो रहा है, डेंसिटी कम हो रहा है। तो इस फेनोमेना से हुआ क्या कि पानी के अंदर ठंड के दिनों में क्या है, टेम्परेचर तो बहुत कम हो जाता है, तो ऊपर के तो लेयर पे बर्फ रहता है और नीचे के लेयर में पानी ही रहता है। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम जाता है तो वाटर अपना रंग बदल लेता है, और चूंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे ही उसकी मैक्सिमम टेम्परेचर है, तो जो लेयर है आउटर लेयर पे, ठीक है, ऊपर में तो बर्फ बना है, नीचे में यहीं पर डेंसिटी मैक्सिमम है। इसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो 1/ρ कम हो रहा है, डेंसिटी 4 के बाद तो मैक्सिमम है, समझ रहे हो ना। तो 4 के बाद ये चीजें 1/ρ क्या हो रही है, यहां पर कम हो रही है, तो फिर डेंसिटी बढ़ रही है, तो डेंसिटी बढ़ने से भार बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नीचे में जो गर्म पानी था वो हल्का था, वो ऊपर की तरफ आता है, और ठंडा पानी नीचे की तरफ जाता है, और जो नीचे का गर्म पानी ऊपर की तरफ आया है वो सरफेस के ऊपर ही रह जाता है, और इसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, कि ये जो सर्कुलेशन हो गया डेंसिटी कम ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, नीचे का गर्म पानी ऊपर की तरफ आएगा, और ठंडा पानी जो है बर्फ वाला वो हैवियर होने की वजह से नीचे जाएगा। समझ आए, तो ये एक सर्कुलेशन मेंटेन हो जाता है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल है ठंड के दिनों में वो बच जाते हैं। एक तो ये बातें हो गई।
दूसरी बात है नॉर्मली इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, राइट, तो होना क्या चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए, एक्सपैंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो गया। ठीक है, तो बढ़ गया। अगर एक पाइप के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है और अगर वो आइस बन गया तो क्या होना चाहिए, आइस बन गया तो होता क्या है कि अब टेम्परेचर कम हुआ है, टेम्परेचर कम हुआ तो क्या होना चाहिए, उसको सिकुड़ जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, पाइप फट रहा है। ठीक है, ये भी आपने देखा होगा कि अगर पाइप के अंदर यहां पर बर्फ जम गए तो पाइप फटने का डर रहता है। क्यों कहते हैं ठंड के दिनों में, क्योंकि वो एक्सपैंड कर रहा है ड्यू टू द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इन बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। हालांकि केमिकल लेवल पे क्या होता है, केमिस्ट्री वाले कहते हैं कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाता है और कई तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं वगैरह वगैरह, वो उनसे पूछ लेना। लेकिन फिजिक्स वाले कहते हैं कि डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या चेंज होता है। ठीक है, तो 0 to 4 डिग्री की सेल्सियस में एनॉमिनल बिहेवियर होने की वजह से इंस्टीड ऑफ अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फैलना चाहिए, यहां तो टेम्परेचर कम हुआ तो सिकुड़ना चाहिए, कम होना चाहिए, तो वो और पास आना चाहिए। लेकिन वो पास आने की वजह चूंकि वो फैल जाता है, डेंसिटी वहां पर जो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे चूंकि मैक्सिमम है, इसलिए जब वो टेम्परेचर और कम होता है तो सिकुड़ने की बजाय वो फैल जाता है। समझ आया? और फैलने की वजह से पाइप फट जाती है। तो कंटेनर का भी बुरा हाल रहता है, ठंड के दिनों में पाइप फटने के डर रहते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर एज वेल, दैट इज रिलेटेड टू द थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस, राइट। यहां पर ये चैप्टर होता है, ये टॉपिक होता है फिनिश। आगे हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे और हम साबित करेंगे कि एरिया एक्सपेंशन जो होता है, ठीक है, जो कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन होता है वो ट्वाइस होता है लीनियर का। एक ये भी हम साबित करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डू सम एग्जांपल न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट क्लास we'll do some example, we'll do the problems. I will take the problem where I will prove that the coefficient of area expansion should be twice the coefficient of linear expansion and some other examples as well. Thank you. So see you in the next class.